हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू मेरा क्लासेस। मैं खुशी आप सभी की मेरा क्लासेस पे एज अ कॉमर्स मेंटर आ चुकी हूँ एक और नए वीडियो के साथ, जो कि हमारी है यूनिट 1 की लास्ट टॉपिक है ना। इसके बाद हमारी जो यूनिट 1 है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की सिलेबस की, वो हमारी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज में इसके यूनिट 1 के कुछ क्वेश्चन PYQ जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के हम वीडियो में जो यूनिट 1 का हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, जो कि है नीति आयोग है ना, वो क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद अ न्यू टॉपिक। नीति आयोग क्या है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं। तो नीति का फुल फॉर्म है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्या है? भारत को बदलने की है ना, भारत को डेवलप करवाने के लिए जो भी पॉलिसीज फॉर्म होती है ना, उसके लिए एक नई सोच जो है वो है नीति आयोग। नीति आयोग एक्चुअल में है क्या, क्या करती है इंडिया के लिए, किस तरीके से वर्क करती है, ये सारी चीजें हम आगे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे कि नीति आयोग आपका क्या कर रही है, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए प्लान कर रही है। किस तरीके से नीति आयोग प्लान करती है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले है ना, हम बच्चे हैं, हम असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। हमें 2025 असिस्टेंट प्रोफेसर हमारा क्या है, एम है, और हमको इस एग्जाम को निकालना ही निकालना है। तो हम क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम काम करेंगे, प्लानिंग करते हैं। उसके बाद हम उसको अचीव करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज बना रहे हैं ना, अपने लिए क्या क्या चीजें करें, छोटे छोटे और प्लान बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हम किस लिए कर रहे हैं कि हमें एग्जाम क्या करना है, अचीव करना है, ठीक है। हम बेटर प्लान कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो हम क्या कर पाएंगे, 2025 की असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की क्या कर पाएंगे, एग्जाम्स क्लियर कर पाएंगे, हमारे गोल्स को अचीव कर पाएंगे, हम अपनी डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, काम करें। उसी तरीके से जो नीति आयोग है वो क्या करती है, भारत की डेवलपमेंट के लिए काम करती है, ठीक है। नीति आयोग क्या कर रही है, यहाँ पे भारत की डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रही है ना। नीति आयोग जो है, इसके होने के पहले जो थी वो आपकी प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी। नीति आयोग तो अभी कुछ 2015 में बना है, लेकिन इसके पहले कौन काम करता था, तो इसके पहले जो थी वो प्लानिंग कमीशन आपके लिए काम करती थी, ठीक है। कौन काम करती थी, आपकी प्लानिंग कमीशन। अब जो प्लानिंग कमीशन थी वो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, मतलब जो उसमें कमियां थी, उसको हटाकर अब जो नया वर्जन है वो लेकर आई है गवर्नमेंट, दैट इज नीति आयोग। अब जो प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी ना, वो क्या करती थी, एक टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती थी। कैसी अप्रोच फॉलो करती थी, टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती थी, विच मींस जो सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करती थी, कौन हुआ करती थी, आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करती थी वो ही सारे डिसीजंस लेती थी और बाकी सारे लोगों को उस डिसीजन को फॉलो करना पड़ता था। बट हमारा जो इंडिया है ना, जो हमारा इंडिया है वो कैसा है, बहुत ही डाइवर्स नेचर का है। बहुत सारे लोग हैं इसमें, स्टेट्स हैं, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, है ना, और अलग अलग गवर्नमेंट्स यहाँ पे रहती हैं। तो उनको किस तरीके से काम कर, वो कैसे एक ही इंसान की वजह से काम कर सकती है, ठीक है। तो सभी को खुश करने के लिए क्या लाया गया, नीति आयोग लाया गया। और नीति आयोग क्या बोलता है कि हम क्या करेंगे, एक बॉटम अप अप्रोच फॉलो करेंगे। नीति आयोग कैसी अप्रोच फॉलो कर रही है, यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच फॉलो कर रही है, जो कि क्या है कि हम सभी लोगों को डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में और टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो नीति आयोग क्या है, कैसा काम कर रही है, यहाँ पे बॉटम अप काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल ले, हमारी एक फैमिली है, बहुत सारे लोग उसमें मिलकर रहते हैं, ठीक है। एक फैमिली में एक इंसान सबसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आप क्या खाओगे, ठीक है, सबकी पसंद का खाना बन रहा है, तो एवरीबॉडी विल बी हैप्पी, यार नहीं ओके हमारे पसंद का खाना बना है, वी विल ईट हैप्पी एंड वील बी हैप्पी, तो ऐसा रहेगा। बट अगर इसी फैमिली में कोई एक बंदा क्या कर ले, सभी के लिए डिसाइड कर ले कि यही सबको खाना है, तो क्या सभी लोग खुश रहेंगे, क्या सभी लोग हैप्पी रहेंगे, नहीं। तो इसी तरीके से नीति आयोग आई और उसने बोला कि हम सभी को क्या करने वाले हैं, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करेंगे और सभी को भारत की क्या क्या डेवलपमेंट होनी है, क्या क्या पॉलिसीज हम फॉर्म करेंगे, सभी से पूछा जाएगा, सभी को इन्वॉल्व किया जाएगा। सभी मतलब स्टेट्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। सभी जितने भी मेंबर्स होंगी, जितनी भी गवर्नमेंट्स होंगी, दे विल बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ आवर भारत और आवर इंडिया। ओके, तो नीति आयोग जो है वो इसी वजह से आई हुई है। अब हम इसको एक बार अच्छे से देखते हैं, कब ये नीति आयोग जो है वो कब आई हुई है। तो इसको हम देखेंगे कि जो नीति आयोग है ये आपकी 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया, स्टैब्लिश किया गया। नीति आयोग कब आई है आपकी, 2015, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आई, जिसने किसको रिप्लेस किया, आपका प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। किसको रिप्लेस किया है, यहाँ पे आपके प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है। एक बहुत ही पुरानी प्लानिंग कमीशन थी जिसको क्या किया गया है, नीति आयोग ने रिप्लेस किया है।
प्लानिंग कमीशन क्या करती थी? कुछ नहीं करती थी, सिर्फ अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी वो सभी के लिए डिसीजंस लेती थी एंड एवरीबॉडी हैड टू फॉलो द डिसीजन विच एवर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टेकन। बट हियर प्लानिंग कमीशन जो है इसको हटा के फिर एक नया जो है नीति आयोग वो लेकर आई गवर्नमेंट। कब लेकर आई ये हमेशा याद रखिएगा, इट वाज फॉर्म्ड और इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1st of January 2015। अब नीति आयोग क्या है? तो इट इज अ प्रीमियर पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या है? एक डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। किसके लिए काम करती है? सरकार, इंडिया की सरकार के लिए काम करती है। एम क्या है इसका? फॉस्टरिंग अ कल्चर ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मैंने आपको अभी बताया कि जो नीति आयोग है वो किस तरीके से काम करती है कि सभी को हम क्या करने वाले हैं, जो भी हम पॉलिसीज फॉर्म करेंगे हमारे इंडिया की डेवलपमेंट के लिए उनको इन्वॉल्व करने वाले हैं। तो इसी शब्द को हम क्या बोलने वाले हैं? ये मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो कल्चर है ये नीति आयोग क्या करती है? एम करती है। इसका मेन एम क्या है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लाना, जहां पे हम क्या करेंगे, सभी सरकारों को, हर जगह की सरकार को, स्टेट्स को भी क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पॉलिसी फॉर्म करने के लिए इन्वॉल्व करने वाले हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ही सारी पॉलिसीज वगैरह बनाती थी एंड एवरी स्टेट शुड हैव फॉलो इट, मस्ट हैव टू फॉलो। बट हियर अभी नीति आयोग में स्टेट्स को भी हम क्या करते हैं? इन्वॉल्व करते हैं। सभी स्टेट्स को क्या किया जाता है? यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता है टू मेक द डिसीजंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ नीति आयोग। तो द हेडक्वार्टर ऑफ नीति आयोग इज इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में क्या है? नीति आयोग का हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पे हमने कुछ चीजें देखी नीति आयोग के बारे में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1st of January 2015। किसको रिप्लेस करके आया है? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके आया है। इसका मेन एम क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लाना, व्हिच मीन स्टेट्स को भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में पार्टिसिपेट करवाना एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। ये एक पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन या पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट की। ओके ओके अभी इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, ये हम चीजें देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी रिसेंटली ही बताया कि ये क्या करती है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म फॉस्टर करती है। मतलब क्या करती है? और भी लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करती है। मतलब अब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसीजंस नहीं लेता है, बट इट एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ हुम दी स्टेट्स इन व्हाट? इन पॉलिसी मेकिंग। क्या करती है? पार्टिसिपेट करवाती है स्टेट्स को भी, जो भी हम डिसीजंस ले रहे हैं, जो भी हम पॉलिसीज बना रहे हैं। कौन बना रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, तो उनको इंक्लूड करती है। तो ताकि क्या हो, एक हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सभी को खुश रख सकें। ठीक है, ताकि सभी की इन्वॉल्वमेंट रहे, सभी अपने क्या कर सके, वहां पे चीजें आपको दे सके, सभी लोग क्या कर सके, यहाँ पे आपके विचार विमर्श कर सके और अपनी पॉलिसीज जो है वो अच्छी तरीके से बन सके। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है सेंटर और स्टेट्स को कोलैबोरेट करने के लिए। सेंटर और स्टेट्स को एक मंच प्रदान करती है जहां पे ये लोग क्या कर सकते हैं? पॉलिसीज वगैरह फॉर्म कर सकते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ आवर इंडिया। ओके, इसके बाद ये क्या है? एक पॉलिसी थिंक टैंक है। मतलब ये एक नॉलेज हब है। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। ये किस लिए काम करती है? किसके लिए काम करती है? गवर्नमेंट के लिए काम करती है, गवर्नमेंट की तरफ से काम करती है, गवर्नमेंट को एडवाइस देती है कि हमें क्या करना है, पॉलिसीज वगैरह बनानी है, किस लिए बनाना है, क्यों बनाना है, क्या चीजें करनी है। ठीक है, ये एक इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज वगैरह देती है। ठीक है, एक नए तरीके से क्या करती है? स्ट्रैटेजीज लेकर आती है कि किस तरीके से हम हमारी इंडिया की आर्थिक डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं। अभी क्या करती है? एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रमोट करती है। मतलब जहां हम सभी जितने भी लोग हैं, जैसे कि जो भी सोसाइटी है, स्टेट्स है, लोग रह रहे हैं, उन्हीं सबको एक साथ में सोचकर काम करें, है ना। इनको इंश्योर करें कि हम जो भी पॉलिसीज बना रहे हैं उनसे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो उन सभी को इंश्योर करना भी क्या है? ड्यूटी होती है, उद्देश्य होता है किसका? नीति आयोग का। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मॉनिटर एंड इवैल्यूएट इम्प्लीमेंटेशन। ये क्या करती है? जो भी ये पॉलिसी बना रही है, ठीक है, अब पॉलिसी तो बना दिया, अब पॉलिसी बना के क्या ये लोग ऐसे ही छोड़ देंगे? नो, जब भी ये लोग पॉलिसी बनाते हैं तो ये लोग क्या करते हैं? उनको मॉनिटर करते हैं कि किस तरीके से जो भी हमने पॉलिसी बनाया है, जो भी हमने डिसीजन लिया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, वो किस तरीके से काम कर रहा है, क्या वो सही तरीके से जा रहा है या नहीं जा रहा है। और अगर कोई भी उनको गलती लगती है, कोई भी उनको ऐसी चीज नजर आती है कि वो सही से नहीं जा रही है, तो जो भी नेसेसरी प्रिकॉशंस है वो लिए जाते हैं और उस पॉलिसी को आगे
आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ता है, जो भी उन्होंने पॉलिसी इंप्लीमेंट करी है उसको मॉनिटर और इवैल्यूएट करना भी इनका क्या है, एक उद्देश्य है, एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, फॉस्टर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। जो भी आजकल की नई जनरेशन है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही है ना, उन सभी चीजों को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, ये भी क्या है, आपकी नीति आयोग का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे नीति आयोग के कि ये क्या करती है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लेकर आती है, एक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट की, एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या कर रही है, यहाँ पे प्रमोट कर रही है, जो भी पॉलिसीज वगैरह बना रही है उसको देखना, उसको ध्यान में रखना, उसको मॉनिटर करना, उसको इवैल्यूएट करना भी इनका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट ये क्या करती है, फॉस्टर करती है व्हाट, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। जो भी नए यंत्र आ रहे हैं, जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको नए तरीके से क्या करती है, आगे बढ़ाती है, प्रमोट करती है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीति आयोग के हब्स। ठीक है, नीति आयोग के पास 2 हब्स हैं। ठीक है, एक है उनका टीम इंडिया हब। ठीक है, फर्स्ट वन इज टीम इंडिया हब एंड द सेकंड वन इज नॉलेज एंड इनोवेशन हब। अब टीम इंडिया हब क्या काम करती है? ठीक है, टीम इंडिया हब जो है वो क्या काम करती है, वो स्टेट और सेंटर के बीच में, ठीक है, ताल्लुकात बनाने का काम करती है। जो भी आपके स्टेट्स और सेंटर हैं वो उन दोनों को इन्वॉल्व करती हैं फॉर डिसीजन मेकिंग, है ना, ताकि ये दोनों मिलकर इंडिया की डेवलपमेंट के लिए जो भी पॉलिसीज बना रहे हैं वो अच्छे से बना पाए। तो एक ये मंच प्रदान करती है, एक इंटरफेस प्रदान करती है, आपके स्टेट्स और सेंटर साथ में मिलकर आके इंडिया की डेवलपमेंट के लिए क्या कर सके, पॉलिसीज बना सके। तो नीति आयोग के 2 हब्स होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। फर्स्ट वन इज टीम इंडिया हब एंड अनदर वन इज नॉलेज एंड इनोवेशन हब। नॉलेज एंड इनोवेशन हब क्या काम करता है कि जो भी नई टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं उनको ध्यान में रख के हम आगे बढ़े, ठीक है, और उनको प्रमोट करें। ठीक है, और ये एक थिंक टैंक अक्यूमेन है किसका, नीति आयोग का। जो भी नए संचार साधन है उन सभी चीजों को लेकर हम आगे बढ़ाएं, पॉलिसीज बनाएं, थिंक टैंक क्या करे, हमारी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करें, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर। तो वी हैव 2 हब्स ऑफ नीति आयोग, ये याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, नीति आयोग के कितने हब्स होते हैं या क्या क्या हब्स होते हैं, ऑप्शन में दे दिया है, कौन सा हब है नीति आयोग का ये बता दीजिए। तो वी हैव ओनली 2 हब्स ऑफ नीति आयोग, वी हैव टीम इंडिया हब एंड दी नॉलेज एंड इनोवेशन हब। तो हमेशा याद रखिएगा, इसके अंदर का क्या है, काम है, ये अभी तक आया नहीं है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर व्हाट आर द 2 हब्स ऑफ नीति आयोग, तो दैट इज टीम इंडिया हब एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। अभी नीति आयोग के ना 3 विजन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो इस पे भी आपका क्वेश्चन आ चुका है कि नीति आयोग के विजन डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, ये बता सकते हैं आप। तो इसमें आपका 3 ईयर एक्शन एजेंडा प्लान आता है, जिसमें 3-3 साल के जो एक्शन प्लान्स है वो बनाए जाते हैं। फिर एक 7 ईयर स्ट्रैटेजी आती है, मतलब एक ऐसा रोड मैप जो कि 7 साल तक के आपका क्या है, एक 7 ईयर्स तक के काम करता है, स्ट्रैटेजी प्लान बनाता है। और एक 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट्स आता है। ठीक है, ये एक लॉन्ग टर्म आपका डॉक्यूमेंट है या वो है, तो ये 15 ईयर का क्या है, एक विजन डॉक्यूमेंट आपका आता है। तो एक याद रखिएगा 3, 7 एंड 15, 3, 7, 15 करके आप याद रखिएगा, तो आपको याद रहेगा कि कितने कितने टाइम के लिए जो है विजन डॉक्यूमेंट्स आते हैं नीति आयोग के। तो वी हैव अ 3 ईयर एक्शन एजेंडा, वी हैव अ 7 ईयर स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट एंड वी हैव अ 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट। ठीक है, 3 ईयर एक्शन एजेंडा ने क्या किया था, ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, मैंने आपको बताया है, इसके पहले की जो नीति आयोग है उसके पहले क्या हुआ करती थी, आपकी प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी। तो प्लानिंग कमीशन ने क्या किया है, रिप्लेस किया है आपके 5 ईयर प्लान को। ठीक है, प्लानिंग कमीशन बनाती थी 5 ईयर प्लान्स, बट अब 5 ईयर प्लान्स ना होके अब वी हैव 3 इयर्स एक्शन एजेंडा प्लान्स, जो कि कौन बनाता है, आपका नीति आयोग। ये क्या करती है, फोकस करती है ऑन एक्शनेबल प्रायोरिटीज, जैसे कि एग्रीकल्चर पे फोकस कर रही है, इंडस्ट्री, हेल्थ, एजुकेशन, गवर्नेंस, इन सभी चीजों पे क्या करिए, 3 ईयर एक्शन एजेंडा प्लान जो है वो फोकस करती है। उसके बाद अगर हम 7 ईयर स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट में आए, तो ये क्या करती है, जो 15 ईयर विजन में हम गोल्स आउटलाइन करते हैं उनको अचीव करने के लिए एक रोड मैप या एक क्या बोल सकते हैं, हम एक प्रिंट डॉक्यूमेंट बना देती है कि हमको क्या करना है, एक ब्लूप्रिंट हम बोलते हैं ना किसी भी चीज का, क्या इसके अकॉर्डिंगली हमको काम करना है, एक रोड मैप जो है वो क्रिएट करती है कौन, आपका 7 ईयर स्ट्रैटेजी। तो ठीक है, इसका 7 ईयर स्ट्रैटेजी जो 15 ईयर विजन हम बनाते हैं ना, ये जो अभी आगे आने वाला है, उसके लिए एक रोड मैप क्रिएट करती है कि इसको हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा हट जाऊं,
ओके। 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट क्या बनाता है आपका, यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है, जैसे कि आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आते हैं, ठीक है, ये क्या है, कुछ 15 ईयर के एसडीजीज वगैरह होती है ना, तो ये सारी चीजें कौन बनाता है, आपकी नीति आयोग में 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट बनाता है। इसमें काफी सारे सेक्टर्स को हम कवर करते हैं, जैसे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, आपका अर्बनाइजेशन हो गया, आपकी एनर्जी हो गई, ठीक है, रेन्यूएबल हो गई, चाहे वो नॉन रिन्यूएबल हो गई, तो ये सारी चीजें आपकी 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट में आती है। एंड पॉवर्टी एलिविएशन, अगर हम आपका जो पेपर 1 है उसमें ना आपके एसडीजीज भी दिए हुए हैं, ठीक है, आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, ये सारे कौन कौन से हैं, कितने एसडीजीज हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको वहां पे दिए हुए हैं, तो ये चीजें आप पेपर 1 में पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मैं इसके ऊपर आपके लिए एक डिटेल वीडियो भी बना सकती हूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अभी हमने मेन चीज क्या देखी है कि वी हैव 3 विजन डॉक्यूमेंट्स ऑफ नीति आयोग, वी हैव अपना 3 ईयर एक्शन एजेंडा प्लान, वी हैव 7 ईयर स्ट्रैटेजी, वी हैव 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नया वाला टॉपिक। One more important topic from नीति आयोग, that is what are the 7 pillars of नीति आयोग, है ना। नीति आयोग में अभी हमने 3 चीजें पढ़ के आए हैं। पहले तो हमने नीति आयोग के कुछ 2 हब्स देखे, उसके बाद हमने नीति आयोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट पब्लिश करता है, 3 तरीके के डॉक्यूमेंट्स हमने देखे, एक आपका 3 ईयर था, एक आपका 7 ईयर था, एक आपका 15 ईयर वाला था। एंड देन वी आर नाउ सीइंग द 7 पिलर्स, 7 स्तंभ जो है आपके नीति आयोग के, वो हम देखने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं कि कौन सा इसमें से वन ऑफ द पिलर ऑफ नीति आयोग है, तो वो हम देखने वाले हैं कौन कौन से पिलर्स हैं। तो वी हैव फर्स्ट वन इज प्रो पीपल, proactivity, participation, empowering, inclusion of all, equality and transparency। अभी क्या है, इसको छोटा छोटा हम देख लेते हैं, इसको ज्यादा डीप में समझने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो मैं अभी थोड़े में भी हमको समझ में आ सकती है, ठीक है। व्हाट इज प्रो पीपल, है ना। प्रो पीपल का पिलर क्या कहता है कि हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, जो भी जो सोसाइटी को जरूरत है, नीड्स है ना, उनको देख के लोगों की जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करें, उनको अकम्प्लिश करें, ठीक है। प्रो पीपल क्या कहता है, इट अकम्प्लिशेस द नीड्स ऑफ सोसाइटी एंड इट्स पीपल, ठीक है। अभी जो भी एस्पिरेशंस है, हमारी जो भी सोसाइटी है या जितने भी इंडिविजुअल्स हमारे इंडिया में रह रहे हैं, उनकी नीड्स को फुलफिल करने का काम भी क्या है, नीति आयोग करता है। इसके 7 पिलर में से वन ऑफ द पिलर इज प्रो पीपल, जो कि क्या बोल रहा है, टू फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स ऑफ द इंडिया, ठीक है। या लोगों की नीड्स को फुलफिल करना भी क्या है, नीति आयोग का काम है। उसके बाद प्रो एक्टिविटी, व्हाट इज प्रो एक्टिविटी, तो जो लोगों की नीड्स है ना, सिटीजन की नीड्स है, उनको एंटिसिपेट करना, मतलब उनका अनुमान लगाना कि वो क्या चाहते होंगे, उनको क्या जरूरतें हैं, उनकी क्या चीजें हैं, उनको रिस्पॉन्स भी करना फिर, ठीक है। एंटिसिपेट करना मतलब उनको अनुमान लगाना कि क्या क्या उनकी नीड्स होंगी, क्या जरूरतें होंगी, उनको एंटिसिपेट करना। उसके बाद उसी एंटिसिपेशन जो उन्होंने लगाया है उसको रिस्पॉन्स भी करना, मतलब जो भी आपको पता चला है कि अरे हाँ, ये सिटीजन्स को जरूरत हो सकती है, लोगों की ये भी जरूरतें हो सकती है, तो उनको पूरा करना, उसके रिस्पॉन्स में काम भी करना, ये भी उनका काम होता है। नेक्स्ट इसका 7 पिलर, वन ऑफ द 7 पिलर इज पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है आप सभी भी, जितने भी सिटीजन्स हैं उनको इन्वॉल्व करें, ठीक है। जितने भी सिटीजन्स हैं उनको हर एक चीज में क्या करें, इन्वॉल्व करें, ठीक है। जितनी भी सिटीजनरीज रह रही हैं आपकी किसमें, इंडिया में, उन सभी को पार्टिसिपेट करवाएं, इन्वॉल्व करें, ठीक है। नाउ इज एम्पावरिंग, ठीक है, सशक्त बनाना। अब सारे सिटीजन को एम्पावर करना, सशक्त बनाना। और इसमें एक और चीज है, स्पेशली विमेन के लिए काम करता है, विमेन एम्पावरमेंट की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है इन ऑल स्फीयर्स, ठीक है। विमेन को ज्यादा से ज्यादा सशक्त बनाना जो है वो हमारी नीति आयोग क्या करती है, काम करती है। उसके बाद बोल रही है इंक्लूजन ऑफ ऑल, सभी सिटीजन को इंक्लूड करना, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, कास्ट का हो, रेस का हो, कलर का हो, क्रीड का हो, एनीबॉडी, कोई भी जो भी हमारा इंडिया का सिटीजन है, उन्हीं सारे सिटीजन्स को इंक्लूड करना, ये भी क्या है, नीति आयोग के वन ऑफ द पिलर में से एक है। तो इंक्लूजन ऑफ ऑल इज वन ऑफ द पिलर ऑफ नीति आयोग। देन इज इक्वालिटी, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना, ठीक है, सभी के लिए इक्वली रहना, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाना, स्पेशली हमारे नौजवानों को, यूथ को, जो कि हमारी कंट्री का भविष्य है, उनको भी क्या करना, इक्वालिटी प्रोवाइड करना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्या देना, प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है आपका
पारदर्शिता, ठीक है। पारदर्शिता बोले तो पानी की तरीके से आपको साफ रहना है। किसको साफ रहना है? गवर्नमेंट को। कौन यहाँ पे साफ रहने वाला है? आपकी गवर्नमेंट, ठीक है। जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो सभी को विजिबल होनी चाहिए कि क्या मतलब सभी मतलब हम जैसे लोग जो भी सिटीजन है उनको विजिबल होना चाहिए कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, और वो गवर्नमेंट, ठीक है, किस तरीके से लोगों को रिस्पॉन्स कर रही है। जो भी लोग रिस्पॉन्स चाहेंगे कि यार ये गलत है ये सही है, तो वो गवर्नमेंट क्या करना चाहिए? उनको ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। तो गवर्नमेंट को विजिबल और ट्रांसपेरेंट बनाना ये भी क्या है? नीति आयोग का काम है। तो जल्द से जल्द एक बार क्विक इसका रिकैप लेते हैं। 7 पिलर्स होते हैं नीति आयोग का। प्रो पीपल, सभी लोगों की नीड्स की तरफ काम करना। प्रो एक्टिविटी, जो भी लोगों की नीड्स है उनको एंटिसिपेट करना, अनुमान लगाना और उसकी तरफ रिस्पॉन्स करना। पार्टिसिपेशन, सभी सिटीजनरीज को पार्टिसिपेट करवाना, इन्वॉल्व करना, ठीक है। एम्पावरिंग, सशक्त बनाना, स्पेशली औरतों को, विमेन को। इंक्लूजन ऑफ ऑल, सारे सिटीजन को इंक्लूड करना, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, रेस का हो, कास्ट का हो, क्रीड का हो, वी डू नॉट मीन इट ऑल। हमें सभी को क्या करना है? इंक्लूड करना है। नाउ इक्वालिटी, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है, स्पेशली यूथ को, नौजवानों को, जो कि हमारे इंडिया का क्या है? भविष्य है। उसके बाद हमको गवर्नमेंट को विजिबल और रिस्पॉन्सिव बनवाना है, सिटीजन्स के तौर पे ट्रांसपेरेंट रहना है, पारदर्शिता लेकर आनी है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर 7 पिलर्स ऑफ नीति आयोग, जिसको हमने खत्म किया है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं नीति आयोग के। जो कि है नीति आयोग के फंक्शंस। नीति आयोग क्या क्या कार्य परफॉर्म करती है ना, ये सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं? नीति आयोग के बारे में देखने वाले हैं। नीति आयोग क्या करती है? तो पहली चीज ये पॉलिसीज बनाती है, पॉलिसीज फॉर्म करती है। किस तरीके की पॉलिसीज बनानी है जो हमारी इंडिया की आर्थिक स्थिति सुधार पाए, इंडिया को डेवलप कर पाए। तो ये सारी चीजें जो है पॉलिसीज कौन बनाता है? आपकी नीति आयोग जो है वो फॉर्म करती है। इट डेवलप्स एंड रिकमेंड्स पॉलिसीज दैट एनहांस इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट। ये कौन करता है? आपकी नीति आयोग का फर्स्ट काम क्या है? पॉलिसीज फॉर्म करना, पॉलिसीज बनाना फॉर आर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग, अब जो भी मैंने आपको इसके पहले भी बताया, जो भी पॉलिसीज नीति आयोग बनाती है वो पॉलिसीज किस तरीके से वर्क कर रही है, ये सारी चीजों को देखना भी नीति आयोग का काम है। और अगर कोई भी गलतियां पॉलिसीज में हो रही हैं जो कि सही से नहीं जा रहा है, तो उनको इम्प्रूव करना, उनमें सजेशंस डालना भी क्या करना है? काम है, ठीक है। असेसेस एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स फॉर एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट क्या करती है? ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फॉलो करती है, विच मींस कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि हर एक स्टेट को क्या करती है? एनकरेज करती है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे, ठीक है। इसमें क्या होता है? हर एक स्टेट को क्या किया जाता है? रैंकिंग वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, और जो भी स्टेट अच्छा काम कर रहा है उसको और भी ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता है, एनकरेज किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि एसडीजी इंडेक्स इंडिया लेकर आई थी, ठीक है। एसडीजी इंडेक्स इंडिया में क्या किया जाता है? हर एक को रैंक किया जाता है। उसके अकॉर्डिंगली स्टेट क्या करती है? अरे वाह यार, हमें फर्स्ट रैंक आया, हमें सेकंड रैंक आया, हमें और भी अच्छा करना है। तो इस चीज से क्या किया जा रहा है? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या किया जा रहा है? इसमें नीति आयोग प्रमोट कर रही है, ठीक है। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल ले ले, है ना, इंदौर जो एक सिटी है, विच इज कमिंग लाइक 7 टाइम स्वच्छ भारत अभियान में क्या आई है? फर्स्ट आई है। तो इट्स लाइक रैंक कर रहे हो आप किसी भी चीज को, तो क्या हुआ? इंदौर को और भी ज्यादा इंकरेज किया जा रहा है कि और भी आप आगे बढ़ो। तो इंदौर क्या कर रही है? और भी ज्यादा स्वच्छ हो रही है, ताकि हम हमेशा फर्स्ट आते रहे। तो और भी लोग इंदौर को देख देख के क्या कर रहे हैं? जितने भी और भी सिटीज है वो इंदौर को देख देख के और भी आप साफ करने की कोशिश करिए, ताकि वो भी फर्स्ट पोजीशन पे आ सके। तो एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कौन लेकर आती है? आपकी नीति आयोग लेकर आती है। उसके बाद अगर हम बात करें कैपेसिटी बिल्डिंग, एक टेक्निकल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करती है और नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म आपको दे रही है, ठीक है। अब इंटरनेशनल पार्टनरशिप, ये कोलैबोरेट करती है कुछ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, है ना। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करती है, जैसे कि आपका यूएन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, इनके साथ कोलैबोरेट करती है इन पॉलिसीज वगैरह को चलाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है नीति आयोग की कॉम्पोजिशन। अब नीति आयोग का कॉम्पोजिशन क्या है? कौन लोग हैं, कौन इसका चेयरपर्सन होता है, कैसी काउंसिल्स होती हैं, ठीक है, को कितने मेंबर्स होते हैं, कौन सीईओ होता है, ये सारी चीजें हम आपको एक अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। नीति आयोग का कॉम्पोजिशन कैसा है, किस तरीके से नीति आयोग का स्ट्रक्चर है, वो हम इसके बाद देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो नीति आयोग में होता है वो होता है आपका चेयरपर्सन। जो आपका लीडर होता है ना, वो होता है आपका
चेयरपर्सन। अब हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नीति आयोग को चेयर कौन करता है, लीड कौन करता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द लीडर ऑफ नीति आयोग इज आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। मतलब जो भी आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे वो कौन करेगा, कौन चेयर करेगा नीति आयोग का? प्राइम मिनिस्टर। मतलब आपके जो रिसेंट अभी नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होंगे? आपके नीति आयोग के चेयरपर्सन हो जाएंगे आपके नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी आपके क्या हो जाएंगे इसके अभी चेयरपर्सन। तो नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होगा? हमेशा जो भी आपके इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होगा दैट विल बी द चेयरपर्सन। अभी रिसेंट में हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं वो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आपके नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन हो जाएगा? नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद जो है वो आपके रहते हैं वाइस चेयरपर्सन। कौन रहेगा आपका वाइस चेयरपर्सन? आपके वाइस, आपका कौन रहेगा यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन, जो कि कौन अपॉइंट करता है? ठीक है, अब वाइस चेयरपर्सन तो है, अब वाइस चेयरपर्सन कौन रहेगा? तो चेयरपर्सन जो होगा वो ही वाइस चेयरपर्सन को क्या करेगा? अपॉइंट करेगा। तो वाइस चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है? तो वाइस चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। मतलब वाइस चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करेगा? नरेंद्र मोदी जी क्या कर देंगे? अभी वाइस चेयरपर्सन को अपॉइंट कर देंगे। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है भाई, अब अपना करंट वाइस चेयरपर्सन कौन है? तो जो आपके सुमन बेरी जी हैं, कौन? सुमन बेरी जी जो है वो आपके क्या है? अभी करंट वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, चेयरपर्सन होता है, सबसे पहली चीज कौन होता है जो नीति आयोग को लीड करता है? दैट इज चेयरपर्सन। जो नीति आयोग को चेयर करता है दैट इज प्राइम मिनिस्टर। जो भी आपके इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होगा दैट विल बी द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। तो अभी रिसेंट में हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है प्राइम मिनिस्टर है, तो ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी जो है वो अभी नीति आयोग के चेयरपर्सन हुए। देन द वाइस चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन को पीएम जी ही अपॉइंट करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने अभी रिसेंटली अपॉइंट किया है श्री सुमन बेरी को, 2022 में ही अपॉइंट हुए हैं। तो अभी आपके क्या है? ये वाइस चेयरपर्सन है। उसके बाद होते हैं आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या आप जिन्हें बोलते हैं सीईओ। जो आपके अब इसके जो सीईओ है वो कौन रहेगा? ठीक है, वो रहेंगे आपके जो पीएम ही अपॉइंट करेगा। ठीक है, सीईओ इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय पीएम, बट क्या होगा? ये एक फिक्स्ड टेन्योर के साथ आते हैं। ठीक है, फिक्स टेन्योर मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड रहता है इनका, पीएम अपॉइंट करता है, और ये एक एज सेक्रेटरी की रैंक पे होने चाहिए किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो सीईओ सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इट इज अपॉइंटेड बाय पीएम जी ही इन्हें अपॉइंट करते हैं। ठीक है, सीईओ को भी कौन अपॉइंट करता है? पीएम अपॉइंट करता है। ये एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए रहता है। कितने टाइम के लिए रहते हैं? एक फिक्स टाइम के लिए रहते हैं। इनका टाइम जो है वो फिक्स रहता है, और ये एटलीस्ट इनकी जो पोजीशन होनी चाहिए दैट शुड बी द सेक्रेटरियल पोजीशन होना चाहिए। किसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एज अ सेक्रेटरी काम कर चुके हों, है ना, ऐसी इनकी पोजीशन होनी चाहिए। अब रिसेंट सीईओ कौन है? अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, रिसेंट सीईओ कौन है? तो ये जो है वो आपके हैं परमेश्वरम अय्यर जी। ठीक है, श्री परमेश्वरम अय्यर जी जो है वो आपके क्या है? रिसेंट सीईओ है किसके? नीति आयोग के। अब नीति आयोग में और क्या चीजें होती हैं तो वो भी हम चीजें देखते हैं। सबसे पहली चीज, एक बार इसको रिकॉल करते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी जो है वो है आपके चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन पीएम अपॉइंट करता है, अभी रिसेंट है श्री सुमन बेरी जी। सीईओ अपॉइंट करता है पीएम एक फिक्स टेन्योर के लिए। एटलीस्ट जो भी सीईओ होगा उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एज अ सेक्रेटरियल पोजीशन होनी चाहिए, और अभी रिसेंट सीईओ है आपके परमेश्वरम अय्यर जी। नाउ जो काउंसिल्स होती हैं, अब इनके अंडर कौन कौन काम करेगा, है ना। अब जैसे कि हमने बोला नीति आयोग में सभी स्टेट्स और सेंटर को इन्वॉल्व किया जाता है, तो हर जगह की काउंसिल्स बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो वी हैव गवर्निंग काउंसिल। ठीक है, अब ये गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होता है तो वो चीज हम यहाँ पे देखते हैं। तो गवर्निंग काउंसिल में आपके कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं?
तो गवर्निंग काउंसिल में सभी स्टेट्स के जो सीएम होते हैं, ठीक है, जो आपके सीएम होते हैं सभी स्टेट्स के वो आ जाएंगे। फिर जितने भी आपकी जो यूनियन टेरिटरीज है ना, उनके जो भी लेफ्टिनेंट, जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नेंस होते हैं, गवर्नर्स होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो होते हैं आपके यूनियन टेरिटरीज के वो होंगे। तो गवर्निंग काउंसिल कौन कौन से मिलके बनती है? आपके सभी स्टेट के आपके सीएम होंगे, जो मुख्यमंत्री होंगे वो, और यूनियन टेरिटरीज के जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होंगे, सभी यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और सभी स्टेट्स के सीएम आपकी गवर्निंग काउंसिल बनाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट काउंसिल होती है वो होती है आपकी रीजनल काउंसिल। ठीक है, कौन होती है आपकी? रीजनल काउंसिल। अब रीजनल काउंसिल जो है वो आपकी एक फिक्स टर्म के लिए आती है। ठीक है, इसमें भी क्या क्या चीजें होती है वो भी हम आपकी देखते हैं। जो रीजनल काउंसिल है वो भी आपकी कैसे आती है? एक फिक्स टर्म के लिए आती है। जो गवर्निंग काउंसिल है वो तो परमानेंट टर्म है, क्योंकि जो भी स्टेट्स के सीएम होंगे वो तो बदलेंगे लेकिन वो आएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होंगे वो बदलेंगे लेकिन गवर्निंग काउंसिल में सभी लोग इन्वॉल्व रहेंगे। पर जो रीजनल काउंसिल होती है वो आपके एक फिक्स टर्म के लिए होती है। इसको पीएम जो है वो समन करता है, मतलब पीएम जो है इस काउंसिल को बुलाता है, समन देता है और इस काउंसिल को क्या करता है? बुलाता है। उसके बाद जो चेयरमैन होगा वो भी आपके कौन होंगे? चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। रीजनल काउंसिल का चेयरमैन कौन हो जाएगा? पीएम। मतलब जो भी आपका नीति आयोग का चेयरपर्सन होगा वही आपके रीजनल काउंसिल का कौन बन जाएगा? चेयरपर्सन बन जाएगा, चेयर होगा। ठीक है, अब इसमें भी आपके सभी स्टेट्स के सीएम आते हैं, ये भी आपके सभी सीएम स्टेट्स के आएंगे, और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो होते हैं आपके यूटी के वो सारे लोग आएंगे। तो रीजनल काउंसिल एक फिक्स टर्म के लिए होता है, कभी जब बुलाना होगा गवर्नमेंट को वो बुला लेती है। कौन बुलाता है? पीएम इसको समन करता है। इट इज ऑल्सो चेयर्ड बाय पीएम, मतलब चेयरपर्सन जो भी होगा नीति आयोग का वो चेयर करेगा। सभी स्टेट्स के सीएम और सभी यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स इसमें आते हैं, और कुछ जो स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं ना वो भी इनमें आते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं वो भी आते हैं, इनको भी देखते हैं हम। कलर चेंज कर ले भाई पेन का। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्सपर्टीज, जैसे कुछ स्पेशल इनवाइटीज की अगर हम बात करें, वो भी इनवाइट किए जाते हैं। इनको भी कौन इनवाइट करता है? आपके पीएम जी ही इनवाइट करते हैं। ठीक है, अब ये लोग कौन होते हैं? कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, अपनी अपनी फील्ड्स के क्या रहेंगे? ये लोग एक्सपर्ट्स रहेंगे। रेड कलर ले लें यार। ठीक है, ये क्या रहेंगे? कुछ एक्सपर्ट्स रहेंगे, अपनी फील्ड्स के एक्सपर्ट्स रहते हैं ये लोग। कुछ स्पेशलिस्ट रहेंगे, स्पेशलिस्ट। ओके, स्पेशलिस्ट रहेंगे, मतलब अपनी अपनी डोमेन में क्या, जैसे मैं कॉमर्स हूं तो मैं कॉमर्स की डोमेन में स्पेशलिस्ट हूं, तो कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अब इनको कौन नॉमिनेट करता है? तो दीज पीपल आर ऑल्सो नॉमिनेटेड बाय हुम? द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, स्पेशल इनवाइटीज में कुछ एक्सपर्ट्स आ जाते हैं आपके, कुछ स्पेशलिस्ट आ जाते हैं, और कौन नॉमिनेट करता है इनको? आपके प्राइम मिनिस्टर जी जो है वो नॉमिनेट करते हैं। तो ये आपकी दो काउंसिल होती है, एक आपकी गवर्निंग होती है, एक होती है आपकी रीजनल काउंसिल। ठीक है, गवर्निंग काउंसिल में आपके सभी स्टेट्स के सीएम और सभी यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आ जाते हैं। उसके बाद आपकी रीजनल काउंसिल एक फिक्स टर्म के लिए होती है, इसे पीएम ही समन करते हैं, चेयर भी पीएम करते हैं, और जो सीएम होते हैं सभी स्टेट्स के वो आते हैं, और गवर्नर्स आते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के। ठीक है, यूनियन टेरिटरी के, सॉरी। देन कुछ स्पेशल इनवाइटीज होते हैं, कुछ आपके एमिनेंट एक्सपर्ट्स हो गए, कुछ स्पेशलिस्ट हो गए, एंड और इन्हीं कौन नॉमिनेट करता है? तो दीज पीपल आर आल्सो नॉमिनेटेड बाय हुम? दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। और अभी कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी जी। अब उसके बाद हम बात करते हैं, एक फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क भी होता है इनका, और पार्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क भी होता है। तो फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। है ना, इसमें आपका आपका आ जाएगा सबसे पहले कुछ वाइस चेयरपर्सन, इसको चेयर करेगा। उसके बाद आपके मेंबर्स आ जाएंगे, इसके क्या आ जाएंगे? आपके मेंबर्स आएंगे। अब मेंबर्स में आपके कैसे मेंबर्स होंगे? आपके कुछ फुल टाइम मेंबर्स होंगे। ठीक है, कैसे मेंबर्स होंगे? आपके फुल टाइम मेंबर्स होंगे।
और कुछ आपके कैसे हो जाएंगे, आपके पार्ट टाइम मेंबर हो जाएंगे। अब इनके फुल टाइम मेंबर जो है वो कुछ एक ही होता है, ठीक है। अभी जो रिसेंटली फुल टाइम मेंबर है वो कौन है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पार्ट टाइम मेंबर जो होंगे वो मैक्सिमम 2 मेंबर ही हो सकते हैं, ठीक है। पार्ट टाइम मेंबर कैसे होंगे, मैक्सिमम 2 ही मेंबर हो सकते हैं पार्ट टाइम में, और ये रोटेशनल बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है। अब इसमें आपकी कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं। सबसे पहले हम आपका इसमें फुल टाइम मेंबर की बात कर लेते हैं। अभी आपका फुल टाइम मेंबर कौन है तो उसे भी हम आपका देख लेते हैं। तो जो आपके अरविंद विरमानी जी हैं, ठीक है, जो डॉक्टर अरविंद विरमानी जी हैं, वो अभी आपके क्या है, फुल टाइम मेंबर की तरीके से काम कर रहे हैं नीति आयोग में। और 2 मैक्सिमम इसमें पार्ट टाइम मेंबर हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपने इसमें बताया मैक्सिमम 2 पार्ट टाइम मेंबर इसमें आपका वर्क कर सकते हैं। उसके बाद आपके कुछ जो होते हैं ना वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो हैं वो भी होते हैं, ठीक है। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन है वो भी देख लेते हैं। मैं हट जाती हूँ, एक काम करती हूँ। हाँ, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं कुछ, ठीक है। अब एक्स ऑफिशियो मेंबर्स क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें आपके कितने मेंबर्स हो जाएंगे, आपके एटलीस्ट मैक्सिमम 4 मेंबर्स शुड बी द एक्स ऑफिशियो मेंबर, ठीक है। मैक्सिमम 4 मेंबर्स जो होंगे वो आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। और इनको भी कौन अपॉइंट करेगा, इनको भी अपॉइंट करेंगे कौन, आपके प्राइम मिनिस्टर जी, ठीक है। कौन अपॉइंट करेगा, आपके प्राइम मिनिस्टर जी, जो कि कौन है, आपके चेयरपर्सन है नीति आयोग के। तो ये जो है वो हमारा कुछ क्या है, कॉम्पोजिशन है नीति आयोग का, वेरी इंपॉर्टेंट। नीति आयोग में कौन कौन लोग होते हैं, तो नीति आयोग में सबसे पहले जो इंसान होते हैं वो होते हैं आपकी चेयरपर्सन जी, जो कि कौन होंगे, वो होंगे आपके प्राइम मिनिस्टर। जो चेयरपर्सन होता है वो क्या करता है, पूरी मीटिंग को क्या करता है, लीड करता है। जैसे एक स्कूल का प्रिंसिपल पूरे स्कूल को चलाता है, वैसे ही चेयरपर्सन जो होगा वो एक नीति आयोग को पूरी तरीके से रन करेगा। अब कौन है नीति आयोग के चेयरपर्सन, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी इज प्रेजेंट और करंट चेयरपर्सन जो है वो हमारे नीति आयोग के हैं। उसके बाद वाइस चेयरपर्सन होते हैं। वाइस चेयरपर्सन जो होंगे वो आपके पीएम ही अपॉइंट करते हैं, जो आपके प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंट करते हैं। जो रीसेंट चेयरपर्सन है वो आपके अभी श्री सुमन बेरी हैं। उसके बाद आपका जो होता है वो होते हैं सीईओ। सीईओ भी पीएम अपॉइंट करता है, फिक्स टेन्योर के लिए होता है, एटलीस्ट ही शुड बी एटलीस्ट ऑन अ रैंक ऑफ अ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अभी रीसेंट सीईओ है हमारे श्री परमेश्वरम अय्यर जी। उसके बाद आपकी गवर्निंग काउंसिल होती है। गवर्निंग काउंसिल में सभी स्टेट्स के आपके सीएम आते हैं, सभी यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नेंस आते हैं। उसके बाद आपकी रीजनल काउंसिल बैठती है। रीजनल काउंसिल एक फिक्स टर्म के लिए होती है, पीएम इस काउंसिल को समन करती है। चेयरमैन भी आपके पीएमजी होते हैं, सभी स्टेट्स के सीएम और गवर्नमेंट गवर्नर्स आते हैं। फिर इस पर कुछ स्पेशल इनवाइटीज होते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे, जो कि आपके पीएम नॉमिनेट करते हैं। उसके बाद एक फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क होता है, जिसमें आपके कुछ फुल टाइम मेंबर होंगे, जैसे कि अभी रिसेंट आपके फुल टाइम मेंबर कौन है, डॉक्टर अरविंद विरमानी जी हैं। पार्ट टाइम मेंबर की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 2 ही पार्ट टाइम मेंबर हो सकते हैं। उसके बाद कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में मैक्सिमम 4 मेंबर्स जो हैं वो आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर। और ये इन्हें भी हम पीएम ही नॉमिनेट करता है, जो कि आपके चेयरपर्सन होते हैं। तो ये कुछ तरीके से आपका रहा नीति आयोग का कॉम्पोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम इसको एक बार देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक में। ठीक है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है बात कर ली है, एक बार और मैं आपको बताती हूँ। चेयरपर्सन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी गवर्निंग काउंसिल होगी, चीफ मिनिस्टर सारे स्टेट्स के आएंगे, ठीक है। सभी यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, रीजनल काउंसिल बनेगी, कुछ स्पेसिफिक इश्यूज के लिए ये बनाई जाती है। वाइस चेयरपर्सन होंगे, पीएम अपॉइंट करेगा, फंक्शनल हेड की तरह काम करेगा, फुल टाइम मेंबर होंगे, ठीक है। एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, मैक्सिमम 4 मेंबर हो सकते हैं, हमने देख चुके हैं। कुछ स्पेशल इनवाइटीज होंगे, एमिनेंट एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट होंगे, इन्हें भी पीएम ही नॉमिनेट करेगा। सीईओ होगा, सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर होगा, जो कि गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, हिंदी में भी आपको नोट्स दिए गए हैं। उसके बाद कुछ कुछ मेजर इनिशिएटिव्स हैं जो कि नीति आयोग ने बनाए हैं, वो क्या क्या है वो हम देख लेते हैं।
ठीक है। कुछ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स हैं जो कि आपके बहुत ज्यादा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उन पे फोकस करने के लिए बनाया गया था। उसके बाद अटल इनोवेशन मिशन की बात करें तो ये इनोवेशन प्रमोट करता है, जैसे कि स्कूल्स हो गए आपके, है ना, कुछ स्टार्टअप्स वगैरह को सपोर्ट करता है, इनक्यूबेशन सेंटर्स को सपोर्ट करता है। एसडीजी इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स हो गया, जो कि क्या करता है, कुछ रैंकिंग बेसिस पे काम करता है ना, और रैंक्स वगैरह प्रोवाइड करता है, जो अच्छा काम करे उनको रैंक देना, है ना। और एसडीजीज की तरफ काम करना है, कौन, आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ काम करता है। बहुत सारी इसमें चीजें आ जाती हैं। उसके बाद इसने नेशनल न्यूट्रिशन मिशन चालू किया था, जिसे हम पोषण अभियान बोलते हैं, जो कि माल न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए आया था अमंग विमेन एंड चिल्ड्रंस। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स आया, जो कि रैंक देता है स्टेट को ऑन देयर इनोवेशन के बेसिस पे। ठीक है, कौन सी जो स्टेट्स है वो किस तरीके से जो नए उस पे है वो काम करी, इनोवेटिवली काम करी है, परफॉर्म करी है। उनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के कुछ बहुत सारे ये चीजें हैं उन्होंने करवाई थी। प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज वगैरह कंट्री के अक्रॉस में प्रोवाइड करवाना नीति आयोग का काम। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना, जो कि कार्बन एमिशंस को कम करे, रिड्यूस करे, ये भी क्या है, आपके नीति आयोग के मेजर इनिशिएटिव्स में से कुछ इनिशिएटिव्स हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में भी आप इसको विजिट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं, प्लानिंग कमीशन में क्या क्या कमी थी, उसके बाद नीति आयोग क्या क्या चीजें लेकर आया है, वो सारी चीजें को हम एक बार देख लेते हैं। प्लानिंग कमीशन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, बट नीति आयोग क्या है, एक एडवाइजरी बॉडी है, जो कि गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करती है, एडवाइजर देती है इन पॉलिसी मेकिंग एंड ऑल, है ना। इसमें लिमिटेड एक्सपर्टीज थी, इसमें वाइडर एक्सपर्टीज है, क्योंकि पीएम ही एज अ चेयरपर्सन काम कर रहे हैं। सोच लीजिए, कुछ अभी हमने कॉम्पोजिशन देख के आया किस तरीके से कौन कौन लोग इसमें काम करते हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। ये बॉटम अप अप्रोच फॉलो करती थी, मतलब जो प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, बॉटम अप अप्रोच मतलब जिसमें जो सेंटर है वो ही आपका मेन जो है वो काम करता था। उसके बाद आपका जो नीति आयोग है, इसने इसका उल्टा फॉर्म किया। प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, पॉलिसीज फॉर्म करी आपके स्टेट्स में। इट डज नॉट मैंडेटरीली इम्पोज पॉलिसीज, इसने पॉलिसीज जो है वो इतनी मैंडेटरीली इम्पोज नहीं करी, जो चाहता है वो करेगा। इट हैड द पावर टू अलोकेट फंड्स, है ना, इसके पास क्या थी, पावर थी फंड्स अलोकेट करने के लिए। बट नीति आयोग के पास फंड्स अलोकेट करने की पावर नहीं है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, एक पॉलिसी थिंक टैंक बॉडी है, पॉलिसीज फॉर्म बनाती है। ठीक है, एक एडवाइजरी बॉडी है, पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट की, तो ये फंड्स अलोकेट करने का पावर इसमें नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ, है ना। कुछ क्वेश्चंस जो है वो नीति आयोग के बेसिस पे मैंने आपको दिए हैं। कौन करंट चेयरपर्सन है नीति आयोग का, मैंने आपको बताया है। जो करंट चेयरपर्सन होगा वो कोई नहीं, आपका प्राइम मिनिस्टर होंगे, और अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है आपके ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी आपके जो है वो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, और वही कौन है, आपके नीति आयोग के चेयरपर्सन है। ठीक है, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की शासी परिषद का सदस्य नहीं है। तो हमने देखा सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स है, लिeutenant गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हमने कहीं भी नहीं देखा। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि मेंबर नहीं है वो है आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर या केंद्रीय वित्त मंत्री जो है आपके। तो इसका आंसर राइट है, दैट इज सी, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ये आपके कोई भी गवर्निंग काउंसिल में नहीं आते हैं नीति आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन इज अ पार्ट ऑफ नीति आयोग हेल्थ रिलेटेड इनिशिएटिव। तो हमने हेल्थ रिलेटेड इनिशिएटिव में देखा है कि कौन सा नीति आयोग का मिशन है, जो कि है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, पोषण अभियान, जो कि माल न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए आया है वुमेन और चाइल्ड के लिए। ठीक है, वुमेन और चाइल्ड में जो भी माल न्यूट्रिशन रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, उस चीज को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए आपका कौन सा अभियान चलाया गया था, दैट इज नीति आयोग का नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, या जिसे हम पोषण अभियान भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय पोषण मिशन, पोषण अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कौन आपके वाइस चेयरपर्सन है करंट नीति आयोग के। तो हमने देखा है वाइस चेयरपर्सन जो है आपके हैं वो श्री सुमन बेरी जी। हमने आपको बताया था वाइस चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करता है, तो वाइस चेयरपर्सन जो है वो भी कौन, आपका चेयरपर्सन ही अपॉइंट करता है, या हम बोलेंगे अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जो कि आपके नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपका करंट कौन है, वो है आपके सुमन बेरी जी। तो आंसर आपका राइट हो जाएगा ए, दैट इज सुमन बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु अपॉइंट्स द सीईओ ऑफ नीति आयोग। सीईओ को भी कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर। हम पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से हमने इस कॉम्पोजिशन को देखा है, तो उसके सारे क्वेश्चन आपको बनने चाहिए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपके कौन है, आपके सीईओ है नीति आयोग के।
भारत के प्रधानमंत्री ही आपके सीईओ को अपॉइंट करते हैं, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग वॉज फॉर्म टू रिप्लेस प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही। द प्लानिंग कमीशन वॉज क्रिटिसाइज फॉर बीइंग इनइफेक्टिव इन एड्रेसिंग द डाइवर्स नीड्स ऑफ इंडियन स्टेट। क्या बोल रहा है कि जो नीति आयोग है वो प्लानिंग कमीशन को ही रिप्लेस करके आई है, तो डेफिनेटली ये कथन क्या है, सही है। फिर इसका रीजन क्या दिया है कि जो प्लानिंग कमीशन है वो क्रिटिसाइज करती थी कि जो इंडिया के जो डाइवर्स नीड्स है उनको क्रिटिसाइज करने में इनइफेक्टिव रह गई है। तो यस, डेफिनेटली दिस इज अ राइट आंसर। तो बोथ ए एंड आर ट्रू and is the correct explanation of A. Next question and is the last question of नीति आयोग वाला टॉपिक। नीति आयोग इंडियन इनोवेशन इंडेक्स रैंक्स रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ। जो नीति आयोग ने इंडिया की इनोवेशन इंडेक्स लेकर आई थी वो किस बेसिस पे रैंक देती है? क्या वो जीडीपी ग्रोथ रेट पे रैंक करती है, या इनोवेशन कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस पे रैंक करती है, एजुकेशन लेवल्स पे परफॉर्म करती है, या हेल्थ इंश्योरेंस? डेफिनेटली अगर इनोवेशन इंडेक्स है तो वो किस पे काम करेगी? जो नवाचार क्षमता और प्रदर्शन है, दैट इज इनोवेशन कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस, इस पे ही रैंक करेगी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका बी। तो एवरीबॉडी, यहाँ पे हमारा जो है नीति आयोग वाला जो टॉपिक है वो पूरा तरीके से खत्म हो चुका है, ठीक है। हमने बहुत सारी चीजें जो है नीति आयोग के बारे में देखी और समझी, ठीक है। क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए, सारी चीजें हमने नीति आयोग के बारे में देखी। तो ये जो है वो हमारी यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक था और आज हमने यूनिट 1 जो है पूरी तरीके से फिनिश कर दिया है। इसके बाद जो हम वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम यूनिट 1 के कुछ पीवाईक्यूज देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, पूरी यूनिट से हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आई होप आप सभी को जो है समझ में आया होगा। जितना भी हो सके आप जल्द से जल्द प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। और हम, जैसे कि आपको पता है कि मेरा क्लासेस जो है वो कॉमर्स का कोर्स जो है लक्ष्य कॉमर्स वो लॉन्च कर चुकी है। आप सभी के लिए ये कोर्स है, आप जल्द से जल्द इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र ये 2999 में जो है वो आपको कोर्स दिया जा रहा है। हमारी लक्ष्य कॉमर्स फैमिली के साथ आप जुड़ जाइए, जितना जल्दी हो सके हम आपकी प्रिपरेशंस को बहुत आसान बनाएंगे और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की जो आपकी एग्जाम है उसको क्लियर करवाने में हम आपकी बहुत ज्यादा सहायता करेंगे। तो आप मेहनत कीजिए, बाकी हम आपको यहाँ पे बैठे ही हुए हैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए हमारी जिम्मेदारी है। बाकी आप सिर्फ मेहनत करिए। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी लक्ष्य कॉमर्स फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो कोर्स है वो अभी आपको मात्र 2999 में मिल रहा है, जिसकी जो वैलिडिटी है वो आपकी 5 जनवरी तक ही है। तो मैं आपको बार बार बोलूंगी जल्द से जल्द हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और मेरे साथ आप कॉमर्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेरा क्लासेस के साथ आप अच्छे से कॉमर्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप हम सभी के साथ जुड़ने के लिए मेरा क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके मेरा क्लासेस ऑफिशियल करके ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से हमारे कोर्सेज को जो है आप अवेल कर सकते हैं, वहीं आप हमारे कोर्सेज को ले सकते हैं। उसके बाद आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, मेरा क्लासेस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। उसके बाद आप फर्दर इंक्वायरी के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारी लक्ष्य फैमिली के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाइए ताकि हम आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रिपरेशन को आसान बना पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे।